हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। उनके पास कंटेंट आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। हमने इस कोर्स के अंदर आपकी ये दोनों समस्याओं को का समाधान करा है। इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। आज की क्लास देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर, एटम को अपन ने समझा था पहले, उसके अंदर हमने समझा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। हमने कहा था जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के बेसिस पे एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। बट किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, राइट। तो प्रोटॉन ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, प्रोटॉन्स का अलग हो, राइट। वो भी आइसोटोन्स बोलते हैं उनको, वो भी अलग चीज है, वो खैर इसमें काम नहीं आएगी आपके। पर यह है कि प्रोटॉन्स का नंबर तो से सेम है और न्यूट्रॉन्स का जब अलग है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइसोटॉप्स बनते हैं, राइट। अब फिर हमने कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ रहे हैं तो यूरेनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब, यूरेनियम के भी आइसोटॉप्स हैं। और यूरेनियम के आइसोटॉप्स जब हमने देखे तो एक तो यूरेनियम का 233 है, एक यूरेनियम का 235 है और एक यूरेनियम का 238 है। 233 तो चलो हम थोरियम से बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं मानेंगे अपन इसको। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इज देयर। अब क्या होता है कि अच्छा वाला जो है, अब अपन ने देखा ये जो होता है दिस इज अ फिसाइल, ठीक है। फिसाइल का मतलब ये है कि जब भी न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो ये क्या कर देगा, यूरेनियम 235 विल ब्रेक डाउन इन द टू प्रोडक्ट, राइट। और इट विल रिलीज 3 न्यूट्रॉन्स एंड द हीट, राइट, एनर्जी, राइट। इसी तरह से यूरेनियम 238 के साथ ऐसा नहीं होता। यूरेनियम 238 पहले प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा और फिर प्लूटोनियम जो होता है दैट इज ए फिसाइल, और प्लूटोनियम फिर वही चीज करता है जो कि यूरेनियम 235 करता है, राइट। तो अपन ने ये चीजें पढ़ी थी, किसको इसमें डाउट है तो प्लीज टेल मी। तो हमने ये समझा था कि यूरेनियम 235 इज फिसाइल, ये अपना है छोटा छोटा बेटा, राइट। और यूरेनियम 238 बड़ा बेटा, ठीक है, ये चालू आदमी है। और हमारा जो काम का होता है वो यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 हमारे काम का है, पर नेचर ने बहुत अच्छे से सेटिंग करके दी है। नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसके अंदर यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 238 भी होता है। पर यूरेनियम 238 जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 99.3%। जो काम की चीज नहीं है वो ज्यादा है साहब, और जो काम की चीज है वो कम है साहब। कितना है, 0.7% है। तो हमें इसका 0.7% से इसका कंपोजिशन इंक्रीज करना होता है, और इसी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट बोलते हैं, ठीक है। यूरेनियम एनरिचमेंट है ना, आइसोटोप एनरिचमेंट भी इसको बोलते हैं, राइट। यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसके अंदर हमको यूरेनियम 235 की कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इंक्रीज करनी है, ठीक है। यूरेनियम 238 को धीरे 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 हटाओगे तो फिर यूरेनियम 235 की कंपोजिशन बढ़ जाएगी, और दिस इज नोन एज नथिंग बट द एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट। बेचारा ईरान इसके चक्कर में फंस गया, वो एनरिच कर रहा था, यूएसए को पता चल गया तो यूएसए ने अटैक कर दिया, राइट। अब पता नहीं यूएसए फंसा है कि ईरान फंसा है, अभी दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट। तो अब हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कैसे होता है। मैंने आपको बताया UF6 गैस बनाते हैं, पहले गैस बनेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, तो उनका जो प्रेम है यूरेनियम 235 और 238 का, ये टूटेगा, राइट। फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर एक घुमा दो, बस मोटर घुमा दो, मोटर घुमा देंगे तो फिर यूरेनियम 238 होगा वो जो होगा साइड्स में चिपक जाएगा, आउटर साइड के अंदर। और ये जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा यूरेनियम 235, और फिर ये यूरेनियम 235 को निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई दो घनिष्ठ मित्र है ना, तो उनको सबसे पहले तोड़ना पड़ता है, ठीक है, ए और बी, है ना, जिससे कि क्या हो, उनके बीच में सेपरेशन हो। फिर एक एक दो चिंगारियां और देनी पड़ती हैं, एक दो हथौड़े, ठीक है, जैसे मिक्सी में घुमा दिया तो फिर ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो फिर इनको दूर दूर कर सकते हैं अपन। यही काम अपन एनरिचमेंट प्रोसेस के अंदर करते हैं, जिसको आइसोटोप एनरिचमेंट कहा जाता है। अब जब हमने एनरिचमेंट कर दिया, ठीक है, तो एनरिचमेंट करने के अंदर 20%, ये एक डेफिनेशन है कि 20% से ज्यादा अगर हम एनरिचमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हाई एनरिच्ड यूरेनियम, और अगर हम करेंगे 20% से कम एनरिचमेंट तो उसको लो एनरिच यूरेनियम बोला जाए, ठीक है। लो एनरिच यूरेनियम और हाई एनरिच यूरेनियम की डेफिनेशन इस तरह से होती है। अच्छा, ये क्यों है, बिकॉज 20% तक बहुत ज्यादा अपन को क्या करती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बार ये 20% पे पहुंच जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकआउट पॉइंट, तो ये भाई साहब आराम से फिर आगे 90% तक बन पाएगा। तो 20 से 90% तक करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है। मेहनत लगती है 0.7% से 20% करने में, राइट। तो अब इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हाई एनरिच यूरेनियम बोलते हैं। और एक बार हाई एनरिच यूरेनियम आपका बन गया तो बॉम्ब वाला यूरेनियम आप बना पाएंगे 90%, मतलब जिससे कि आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं।
यहाँ तक की कहानी अपन ने समझी थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी, राइट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, हम पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पावर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। पहले न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम देखेंगे भारत का। क्या मस्त सा बाबा जहांगीर जो है, जहांगीर बाबा, राइट, वो एक तरह से बना कर गए, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, फ्यूल जो है मान लीजिए यूरेनियम 235 है, एनरिच्ड वाला, ठीक है, यूरेनियम इज देयर। तो इसका फिशन होगा, ठीक है, टूटेगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स के अंदर से निकलेंगे, प्लस के अंदर से हीट निकलेगा। अब इस हीट को अपन ने क्या करेंगे, पानी से स्टीम बना देंगे और स्टीम से टरबाइन घुमा देंगे, और टरबाइन घुमाते ही आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है फिर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट। और इसी हीट को हम बॉम्ब के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए एनरिचमेंट हमको करना पड़ेगा 90% से ज्यादा, बिकॉज एक भयंकर तरीके से चेन रिएक्शन अपन को स्टार्ट करनी पड़ेगी। और भयंकर तरीके से चेन रिएक्शन तभी स्टार्ट होगी जब 90% यूरेनियम एनरिचमेंट होगा, तो राइट। तो अभी तक भाई साहब अपन ये पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम 233 या 235 ये होते हैं अपने फिसाइल, ठीक है। इसमें अगर हम न्यूट्रॉन बढ़ा दें, ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन बढ़ा दें, आज मैं बताऊंगा आपको स्लो न्यूट्रॉन क्यों बढ़ाया जाता है, राइट। तो इस ये ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स और हीट, और फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स में एक न्यूट्रॉन फिर वापस बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये प्रोसेस होगा और एक तरह से चेन रिएक्शन यहाँ पर चलेगी, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम ये समझते हैं आज इसके अंदर कि एक्चुअल में न्यूट्रॉन का स्लो होना क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो भाई, एक तो अगर न्यूट्रॉन फास्ट होता है ना, स्पीड, और फिर हम समझते हैं कि न्यूट्रॉन, अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मॉडरेटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, व्हाट इज मॉडरेटर, है ना, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है। एक होता है कूलेंट, व्हाई दिस कूलेंट इज रिक्वायर्ड, और कूलेंट कैसे होता है, और एक होता है कंट्रोलिंग रोड, कंट्रोलिंग रोड, राइट। इन 3 चीजों के बारे में अपन समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। पहले अपन रायता फैलाएंगे, फिर समेटेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रायता फैला के समेटना, बस यही अपन को करना होता है, ठीक है। ये भाई साहब न्यूट्रॉन को अगर आपने बहुत स्पीडली फेंक दिया, राइट, तो ये न्यूक्लियस के अंदर से निकल जाएंगे, ठीक है, राइट। ये न्यूट्रॉन जो होगा आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत धीरे से टच कराना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं होगा, इसका इंटरेक्शन टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रॉन इससे इंटरेक्ट करे, इंटरेक्ट करके फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, इसके अंदर घुसेगा और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ऐसे करा तो सामने से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऐसा नहीं कि टकरा के निकल गया, राइट, ऐसा नहीं, इसको टकरा कर ये एब्जॉर्ब करेगा, ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, सो बहुत तेज मारा आपने तो बस पता ही नहीं चलेगा कब टकरा के इधर उधर हो लिया, राइट। इसको क्या है, इसको इसको एब्जॉर्ब होना है इसके अंदर, और एब्जॉर्ब होने के लिए आप यहाँ पर देखोगे इसका धीरे से टकराना, ठीक है, थोड़ी सी बातचीत होना, ठीक है, फिर जाकर ही होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका स्लो होना बड़ा जरूरी है, और स्लो करने के लिए जो चीज काम आती है दैट इज नोन एज मॉडरेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं इसके अंदर कि व्हेन न्यूट्रॉन्स आर स्लो दे स्पेंड मोर टाइम, कि वही टाइम स्पेंड ज्यादा करना है नियर द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम 235। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी से आए निकल गए, टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो आराम से। द इंक्रीज दिस इंक्रीज द चांस न्यूक्लियस कैन कैप्चर द न्यूट्रॉन्स एंड बिकम अनस्टेबल। जब न्यूक्लियस के अंदर यूरेनियम 235 है, उसके अंदर जब न्यूट्रॉन घुसेगा तब ये अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने के कारण फिर ये टूटेगा, लीडिंग टू द फिशन। और फिशन होगा, इन सिंपल टर्म स्लो न्यूट्रॉन इज लाइक ए स्लो थ्रोन बॉल दैट इज इजी टू कैच। समझ में आ रहा है। अब तुमको मैं एक बॉल फेंकूं, बहुत तेज फेंक दूं तो कैच ही नहीं होगी, तुम बोलोगे सर ये क्या इतनी फास्ट। तो मैं स्लो से फेंकूंगा जब तुम कैच कर पाओगे उसको। अब ऐसा ही ये यूरेनियम है, ठीक है। इसके ऊपर अगर न्यूट्रॉन ऐसे तेज आ गया तो फिर इसको पता ही नहीं चलेगा कब आके निकल गया। पर अगर स्लो आया तो दैट विल क्रिएट अ व्हाट, दैट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट, ठीक है। स्लो आएगा, बातचीत होगी थोड़ी सी, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तब जाकर फिर ये इसके अंदर घुस जाएगा और फिर ये टूट तोड़ देगा इसको। अब जब तोड़ देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका फिशन हो जाएगा। फिशन होने के बाद तो आपको पता ही क्या होता है, कुछ इस तरह की कहानी है, राइट। तो अगर तेज निकल जाएगा तो फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, कि अगर न्यूट्रॉन फास्ट है तो उसको स्लो करने के लिए एक मॉडरेटर यूज होता है। अब मॉडरेटर क्या करेगा, ये सोच कर देखो मॉडरेटर कैसा होगा, अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा इसके अंदर। ये मॉडरेटर है, मान लो ये आ रहा है भाई बहुत तगड़ी तरह से, वो तिलमिलाता हुआ सा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मॉडरेटर कुछ ऐसा हो जो इसके इसके भिड़े तो इसकी स्पीड स्लो हो जाए, है ना। मॉडरेटर ऐसे होगा ना कि इससे मॉडरेटर से ये भिड़े और इसकी स्पीड स्लो हो जाए, ठीक है। तो ये मॉडरेटर जो होता है दैट इज जनरली हैवी वाटर, D2O, हैवी वाटर। ये भिड़ेगा इससे हैवी वाटर से, ये हैवी वाटर एक जैसे
बहुत मोटा सा आदमी है एक, मान लो, राइट। ये यहाँ से भागता हुआ आ रहा है कोई, इसके भिड़ेगा तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा ना। अब स्लो हो जाएगा तो बस अभी स्लो स्लो चल रहा है, फिर इसको आगे यूरेनियम मिल गया तो यूरेनियम से स्लोली इंटरेक्ट करेगा। तो यूरेनियम से भिड़ने से पहले ये इस हैवी वाटर से भिड़ जाता है, D2O से। समझ में आ रहा है सबको? तो ये मॉडरेटर होते हैं साहब, राइट। आगे अपन चलकर पढ़ेंगे, राइट। पहले अपन कूलेंट पढ़ लेते हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स पढ़ लेते हैं, फिर मॉडरेटर के बारे में समझेंगे। पर पहले ये समझो, इन कॉन्ट्रास्ट फास्ट, अच्छा स्लो न्यूट्रॉन्स किस लिए रिक्वायर्ड है तो समझ में आ गया। इन कॉन्ट्रास्ट फास्ट न्यूट्रॉन मूव एक्सट्रीमली क्विकली, सो दे पास बाय द न्यूक्लियस टू रैपिडली, हैव लेस इंटरेक्शन टाइम, ऑफन मिस और स्कैटर्ड अवे इंस्टेड ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, है ना। एडिशनली एट हाई एनर्जी द फिशन क्रॉस सेक्शन ऑफ यूरेनियम 235 डिक्रीजेस। अब भाई धीरे होगा तो भिड़ने के चांस, यूरेनियम 235 है, उसके भिड़ने के चांस ज्यादा है ना, राइट। ऐसे बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है, इधर नहीं है तो फिर इधर भिड़ा, फिर इधर भिड़ा, फिर उसके बाद उसको मिल गया यूरेनियम 235, ऐसा। ठीक है। सो इवन दो फास्ट न्यूट्रॉन्स आर एनर्जेटिक, दे आर इनसफिशिएंट फॉर सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। तो फास्ट को स्लो करने के लिए हमको मॉडरेटर यूज करना पड़ेगा। एक तो अपने दिमाग में ये बात याद रख लो कि भाई मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए यूज करना पड़ेगा। और फास्ट को स्लो करना क्यों जरूरी है? चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है कंट्रोलिंग रॉड, ठीक है। दीज आर द कंट्रोलिंग रॉड। देखो ये रॉड्स जो है ना, इनका एक काम है। क्या काम है सर? ये क्या करेंगी, ये ऐसे मटेरियल से बनी हुई है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे न्यूट्रॉन्स आएंगे तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहाँ पर है ना, जो यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कभी भी चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा आ जाए, मान लो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि भैया अब तो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो अपन कंट्रोलिंग रोड को अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। तो वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रॉन्स को। अरे भाई रोकना है रिएक्टर, अरे भाई थोड़ा ही हो रहा है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनर्जी, ज्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा तो फट जाएगा पूरा। तो अपन कंट्रोलिंग रॉड को अंदर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट निकल रही है ना। तो हीट को, इतनी हीट को एक साथ अपन कैसे लें? समझ में आ रहा है? तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है, इतने कंट्रोलिंग रॉड को अपन ने नीचे डाल दिया, कंट्रोलिंग रॉड ने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर दिया, वो कंट्रोल हो गया। फिर अपन को वापस से चीज तेज करनी है तो कंट्रोलिंग रॉड को उठा दिया। कंट्रोलिंग रॉड को उठा देंगे तो न्यूट्रॉन वापस से धमा चौकड़ी मचाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या है, हीट प्रोड्यूस कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ इस तरह से ये कंट्रोलिंग रॉड आई, लेके चलेगी न्यूट्रॉन को। लो भाई, ये न्यूट्रॉन ज्यादा मस्ती कर रहे थे, ठीक है, तो इनको उठाकर लेकर चलेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कंट्रोलिंग रॉड इसके अंदर रहती है, कंट्रोलिंग रॉड का ये काम होता है, राइट। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन्स बने ना, अब 3 न्यूट्रॉन्स बन के फिर 3 का हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 27, 27 का हो जाएगा 81 एंड सो ऑन। तो ये बहन यहाँ पर आएंगी और इसको अपन नीचे कर देंगे कि भाई ज्यादा अपने को न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये रॉड, कंट्रोलिंग रॉड। फिर इसको हटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स वापस प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ तक आपको इसके अंदर इस तरह से समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमको बस करना है कि भाई एक ही न्यूट्रॉन रहे यहाँ पर और बाकी के 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो एक न्यूट्रॉन बन गया यहाँ पर और 2 न्यूट्रॉन कहाँ चले गए, इसके एब्जॉर्ब कर लिया इसके, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज हाउ कंट्रोलिंग रॉड वर्क्स। तो कंट्रोलिंग रॉड इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स so that the nuclear chain reaction taking place within the reactor core can be slowed down or stopped completely by inserting the rod further or accelerated by removing them slightly, ठीक है। तो ये देख लो, यूरेनियम 235 fissions releases 3 neutrons on an average, but only 1 neutron is needed to sustain the chain reactions at a steady rate, है ना। ज्यादा करनी होगी तो वो 2 और जाके बढ़ जाएंगे भाई। The controlling rod absorb these extra neutrons and can be used to adjust the power output of the reactor. If the rod is pushed in, the number of the neutrons decrease along the power, ठीक है। तो रॉड को अंदर डालोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डिक्रीज, ठीक है। एंड द रिएक्टर इज बिलो क्रिटिकलिटी, और नीचे चला जाता है क्रिटिकल, एक क्रिटिकलिटी होती है रिएक्टर की जिससे चेन रिएक्शन चलती है। तो उससे नीचे हो जाते हैं जब न्यूट्रॉन्स, तो उसके बाद चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पाती। अपोजिट इज ट्रू इफ द रॉड्स आर पुल्ड आउट स्लाइटली, फिशंस गोज बियॉन्ड क्रिटिकलिटी। मतलब जब एक पॉइंट है जिसके नीचे अगर आप चले गए, जिससे कम अगर आपको न्यूट्रॉन मिल रहे हैं तो क्रिटिकलिटी से नीचे चले गए, मतलब चेन रिएक्शन रुक गई। और ये हो गया तो चेन रिएक्शन इस पॉइंट के आगे अगर बढ़ गए तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गए। दिस इज नोन एज क्रिटिकलिटी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने मॉडरेटर पढ़ा, ठीक है, हमने एक तरह से कूलिंग रॉड पढ़ा। अब हम एक काम पढ़ते हैं, कूलेंट पढ़ लेते हैं। कूलेंट क्या है, राइट। देखो भाई, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, राइट, इसके अंदर तो बहुत सारी हीट जनरेट हो गया। अब इस हीट को ही तो अपन को काम लेना है, इस हीट को ही अपन को काम लेना है साहब। तो इस हीट को कुछ कोई एब्जॉर्ब कर ले, राइट, कोई ऐसी चीज जो इस हीट को एब्जॉर्ब कर ले।
और एब्जॉर्ब करके इस हीट को क्या कर दे, अपन को जहां ले जाना है वहां पर ले जाए। ठीक है, तो उसको अपन कूलेंट बोलते हैं, जो कि यहां से रिमूव करे हीट। और आप देखो जो उसके अंदर कोर होता है ना, ठीक है, कोर होता है ना, कोर जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर होता है, राइट, उसके अंदर अगर हीट ज्यादा हुई ना तो गड़बड़ भी हो जाएगी भाई। हीट ज्यादा होती है तो फट भी सकता है। तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में चीजें चलानी पड़ती है, इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो इसके अंदर कूलेंट इस तरह से होते हैं जो इस हीट को जल्दी से लेते हैं, इधर से उठाते हैं और दूसरी जगह लेकर जाते हैं, राइट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कूलेंट। ये कूलेंट का फंक्शन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपन पढ़ते हैं कूलेंट का क्या फंक्शन होता है। A nuclear reactor coolant is a coolant in a nuclear reactor used to remove the heat from the nuclear reactor core and transfer it to the electric generator and the environment। ठीक है, यहाँ से उठा के दूसरी जगह इसको पटकना है हीट को और जल्दी से करना है, राइट। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कूलेंट। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट इज सब्सटेंस यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू रिमूव द हीट जनरेट कोर ड्यूरिंग द फिशन एंड ट्रांसफर इट फॉर द यूजफुल वर्क और द सेफ डिस्पोजल। When uranium fuel undergoes fission, a large amount of heat is produced, बताया आपको, which must be continuously removed to prevent overheating. The coolant circulates through the reactor core, absorbs this heat, and carries it either to a steam generator, where the water is converted into the steam to drive the turbines and produce electricity. After transferring the heat, the coolant is cooled. फिर वापस recirculate कर दिया जाता है कि भाई वापस जा तू, वापस हीट को लेकर आ जा हमारे पास, राइट। तो ऐसे जो कॉमन कूलेंट होते हैं ना, दैट इज लाइक लाइट वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही कूलेंट होते हैं, राइट। दिस आर द डिफरेंट कूलेंट्स यूज्ड। तो पूछ भी सकता है, लिक्विड सोडियम, हैवी वाटर, लाइट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। दस द कूलेंट plays a crucial role in both energy generation and reactor safety, ensuring controlled operation and preventing meltdown। ये भी क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखो, ये है कंट्रोलिंग रॉड्स, इसको नीचे ऊपर डालकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये मॉडरेटर है, हैवी वाटर मॉडरेटर्स के अंदर भरे हुए हैं, राइट। तो ये स्लो डाउन करने के लिए काम आता है, राइट। ये कूलेंट है, हैवी वाटर कूलेंट, लाइट वाटर कूलेंट, इस तरह से होते हैं बहुत सारे कूलेंट। और ये स्टीम जनरेटर है, यहाँ से स्टीम होती है और स्टीम होगी फिर टरबाइन को घुमा देगी, टरबाइन जनरेटर को घुमा देगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पंखा चल जाएगा। अल्टीमेटली हमें पंखा चलाना है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो कूलेंट जो यूज होते हैं, लाइट वाटर भी कर सकते हैं, हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, सोडियम भी कर सकते हैं, और गैसेज लाइक द CO2, हीलियम, जो कि अब CO2 कैसे, CO2 करते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ठीक है, रेडिएशन को, राइट, ग्रीन हाउस गैस है ना, और फिर जाके वहां पर उसके अंदर से हीट अपन निकाल लेंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब मॉडरेटर का भी सुन लो भाई। मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज सब्सटेंस यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन टू द थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स मतलब स्लो न्यूट्रॉन बना देता है इसको, ठीक है। अब क्यों बनाता है स्लो, ये सबको पता है। फास्ट क्या करता है, फास्ट तो भैया इधर उधर की बातें करेगा, राइट, है ना। तो जल्दी से हो जाएगा। अब इसको तो क्या करना है, इसको आराम से इसके अंदर घुसकर इसको तोड़ देना है, राइट। तो उसके लिए अंदर घुसना भी पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई thereby increasing the probability of further fission reactions while in fission nucleus like uranium 235 undergoes fission it releases fast neutron। ये हमेशा फास्ट न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन निकले ना 3 न्यूट्रॉन, वो फास्ट होते हैं हमेशा। वो कोई काम की नहीं जब तक उनको स्लो नहीं करोगे आप। तो लेस इफेक्टिव है, लग गए तो लग गए, अदरवाइज लेस इफेक्टिव है। तो उनको रोकने के लिए आपको एक किसी से भिड़ाना पड़ेगा इनको, जो कि भारी है, जैसे हैवी वाटर। The moderates works by colliding with these fast neutrons, reducing their speed without significantly absorbing them। These slow neutrons, called the thermal neutrons, are much more efficient in sustaining the chain reaction। chain reaction sustain करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉडरेटर डिपेंड अपॉन द टू प्रॉपर्टी। इट शुड हैव ए लो एटॉमिक मास। एक तो इसका एटॉमिक मास लो होना चाहिए, राइट, जिससे कि वो क्या करे, वो उसको कर सके, ठीक है, रोक सके उसका, राइट। तो दूसरी चीज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही तोड़ दिया इसको, ठीक है, न्यूट्रॉन इससे ही बढ़कर टूट जाए, राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इतना लेवल की न्यूट्रॉन थोड़ा रुक गया। दूसरा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये एब्जॉर्ब भी कर ले न्यूट्रॉन को, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे कंट्रोलिंग रॉड्स होती है वैसे नहीं होना चाहिए इसको। भाई ने ऑब्जॉर्व भी कर लिया, बोले न्यूट्रॉन गायब ही हो गया, अब ये भिड़ेगा किससे फिर, राइट। जस्ट गिव मी मिनट।
आप लोग एक बार ये पूरा पढ़ लीजिए, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉमन मॉडरेटर इंक्लूड्स लाइट वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये कॉमन मॉडरेटर्स है। लाइट वाटर भी यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ यूरेनियम यू आर यूजिंग, एनरिच्ड यूरेनियम यूज कर रहे हो, नेचुरल कर रहे हो, कैसा। फॉर एग्जाम्पल heavy water is highly efficient because it slows neutrons effectively while absorbing few, very few of them, बहुत कम absorb करता है, राइट। तो इसलिए अपन देखते हैं, तो ये हैवी वाटर जो होता है दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूज्ड। ठीक है, हैवी वाटर को यूज करते हैं अपन। ग्रेफाइट तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, D2O को यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या आएगा? अभी तक समझ में आ रहा है सबको? अंजलि, दीप, केतन, मोनिका, नितेश, परविंदर, तुषार, वैशाली, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिशाइल फर्टाइल का मतलब समझ में आ गया? अब ये सब देखो कितना इजी है, एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, है नहीं। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्री के नंबर है, ठीक है। अगर फैक्चुअल पूछेगा जब तो दिक्कत है कि भाई फैक्चुअल पूछ ले आपसे कुछ, तब तो दिक्कत है। अगर कॉन्सेप्ट का पूछ रहा है तो फ्री के नंबर है, सारे कॉन्सेप्ट तुमको एक बार समझ में आएंगे और जीवन भर तक याद रहेंगे। So moderator is a substance used in the nuclear reactor to reduce the speed of the fast neutrons produced by the nuclear fission. These substances consist of atoms of the light elements such as uranium in heavy water, graphite and beryllium, to which neutrons are able to impart, है ना, without being captured. चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो फिफ्थ का ये समझ में आ गया, हैवी वाटर को यूज कर सकते हैं मॉडरेटर की तरह के, कूलेंट की तरह भी, राइट। मॉडरेटर स्लोज डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्विंग देम, कूलेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। नहीं, ये तो मॉडरेटर का काम है, राइट। ठीक है, तो सारे यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन करो। ठीक है, 3 ओनली विल बी करेक्ट आंसर। मॉडरेटर इन केस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूलेंट इज ऑलवेज वाटर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी, ये तो उल्टा ही बोल दिया इसने। ग्रेफाइट कैन एक्ट एज ए मॉडरेटर, यस इट कैन एक्ट एज ए मॉडरेटर, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ओनली। ठीक है ना। अब चलो हम नेचुरल यूरेनियम के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। नेचुरल यूरेनियम वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऐसा यूरेनियम जिसके अंदर भाई के अंदर दो भाई हैं छोटे बड़ा, 235 और 238। 238 जो है अबंडेंस में है, ये कम में है, राइट। तो यहाँ पर देख लो 99.3% यूरेनियम 238 है,
and only 0.7% uranium 235 है. Among this, only uranium 235 is fissile, meaning it can sustain the chain reaction when bombarded with the slow neutrons, whereas uranium 238 is a fertile, meaning it can be converted to the fissile materials plutonium 239 under the neutron absorption. ठीक है, because of this low proportion of uranium 235, natural uranium cannot be used efficiently in all type of the nuclear reactors, but it can be used in the specific reactor designs. ठीक है, मतलब क्या है इसका, यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम को भी आप यूज कर सकते हो. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, एनरिच करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करोगे, नेचुरल यूरेनियम को ही यूज करना पड़ेगा. जैसे हम लोग एनरिच कर नहीं पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू एनरिच द यूरेनियम. ठीक है, तो एनरिच यूरेनियम है ही नहीं हमारे पास, तो हम नेचुरल यूरेनियम को ही जितनी एनर्जी से निकलेगी उतनी निकाल लेंगे. बट इसके लिए एक तरह से प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर यूज होते हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, नेचुरल यूरेनियम कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन सर्टेन रिएक्टर, पर्टिकुलरली दोज दैट आर डिजाइन्ड टू ऑपरेट विद द थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड एक्सीलेंट न्यूट्रॉन इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? तो आप ये समझो कि ये है यूरेनियम नेचुरल. इसमें यूरेनियम 235 कितना सा होगा, जस्ट इमेजिन दैट, बेचारा इतना सा होगा. अब अगर मान लो इतने से को भिड़ने के लिए, राइट, बहुत स्लो आपको न्यूट्रॉन करना पड़ेगा. ठीक है, न्यूट्रॉन को बहुत स्लो करना पड़ेगा ना, तभी जाकर ये स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी इसको बढ़ेगी. ठीक है, तो हैवी वाटर रिएक्टर अपन को यूज करना पड़ेगा. हैवी वाटर हो मतलब D2O हो, मॉडरेटर जो हो वो हैवी वाटर हो, जिससे कि इस न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन बना सके, बहुत स्लो स्पीड इसकी कर सके, तब जाके इसके भिड़ने के चांस बढ़ेंगे. ठीक है, तो नेचुरल जो रिएक्टर हो, नेचुरल यूरेनियम होगा, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. जिसमें नेचुरल यूरेनियम क्या मतलब, जिसमें यूरेनियम 238 कितना हो, 99.7, 99.3%, और यूरेनियम 235 कितना हो, 0.7%. जैसे हमारे रिएक्टर्स जो हैं ज्यादातर नेचुरल यूरेनियम को यूज करके ही रिएक्टर है, क्योंकि हमें आता नहीं है एनरिच करना, और हमें कोई देता नहीं है एनरिच यूरेनियम कि कहीं बम नहीं बना ले भाई. समझ में आ रही है बात? तो कहीं पे भी आपको यूज करना हो, जैसे नेचुरल यूरेनियम अगर कहीं पर भी लिखा हो, तो आप पक्का पक्का कहना कि भाई ये तो भाई इसको एनरिच करना नहीं आता बेचारे को, तो इसको D2O यूज ही करना पड़ेगा एज ए मॉडरेटर. ठीक है, मॉडरेटर की तरह भी, कूलेंट की तरह भी D2O ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो हैवी वाटर जो होता है वो एक बहुत एफिशिएंट होता है कि वो स्लो कर देगा न्यूट्रॉन को विदाउट एब्जॉर्बिंग दैम. तो जितना भी यूरेनियम 235 है बचा कुचा, उसके भिड़ना है उसको जाके, तो बहुत स्लो करना पड़ेगा. अब नेचुरल यूरेनियम के साथ जब यूरेनियम एनरिच वाला ले लो ना, तो कहां से ले ले भाई, टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ऐसा ही थोड़ा ना होता है यूरेनियम एनरिच. उसके लिए दिमाग लगता है बहुत तगड़ा, साइंटिस्ट चाहिए हमें अच्छे अच्छे. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, नेचुरल यूरेनियम कैन बी यूज फ्यूल इन द सर्टेन रिएक्टर्स, बट इसीलिए ना कोई अच्छा साइंटिस्ट होता है ना, तो एजेंसीज जो होती हैं, स्पाई एजेंसीज और ये सब, जैसे CIA है, MI6 है, ये उसको मरवा देती. भाई इस आदमी को आता है, इसको मार दो भाई, नहीं तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर को एनरिच कर देगा. एनरिच कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो आप देखिए, ईरान के बहुत सारे साइंटिस्टों को मार दिया था, है ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को. राइट, हमारे भी बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग होमी जहांगीर बाबा, इनकी डेथ का कुछ पता ही नहीं चला कब मर गए. इनका ऐसा था, इन्होंने कहा था कि मैं इंडिया को बहुत कम समय के अंदर न्यूक्लियर पावर बना सकता हूँ. 1950s की बात कर रहे हैं. ये सुनते अमेरिका के कान खड़े हो गए होंगे, अरे भाई ये तो कर देगा, इसको तो आता है. मरवा दिया उनको, पता ही नहीं चला कैसे मरे आज तक. समझ में आ रहा है? तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो एक तरह से मौत की मतलब बारूद के ढेर पे बैठे रहते हैं, कोई भी इनको मरवा देता है. द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल इज द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर वाइडली यूज्ड इन इंडिया. दीज रिएक्टर यूज हेवी वाटर D2O एज बोथ मॉडरेटर एंड द कूलेंट, दोनों की तरह यूज होता है. ठीक है, हैवी वाटर इज हाईली एफिशिएंट इज मूविंग. ठीक है, ये पता है कि स्लो कर देता है न्यूट्रॉन्स को विदाउट एब्जॉर्बिंग मेनी ऑफ द, thus allowing even the small fraction of uranium 235 present in the natural uranium to sustain a nuclear chain reaction. ठीक है, this is why countries like India adopted this technology. It avoids the need for the expensive uranium enrichment. चलो ये समझो, ये करो.
समझ गए? तो जरूरी नहीं कि एनरिच करो ही करो, बिना एनरिच करे भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको क्या है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर यूज करना आना चाहिए, वो यूज करना पड़ेगा, राइट? अभी इसके बारे में और भी हम चीजें पढ़ेंगे। इसमें प्रेशराइज का मतलब क्या है, ये हम जब स्टेजेस पढ़ेंगे हमारे, तब अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो चलो अपन समझते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट बने, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने, राइट? तो भारत अब है स्टार्टिंग के अंदर, भारत जो है उसके पास ऐसा तो नहीं है ना, उसके पास यूरेनियम है, ना हमारे पास यूरेनियम है, ना हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है, ना हमारे पास नेचुरल यूरेनियम है, राइट? तो अब बिना किसी के हेल्प के तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते अपना प्रोग्राम। तो हमारी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आया कनाडा, ठीक है? और यहाँ पर उसने हमें एक तरह से 1954 के अंदर एक रिसर्च रिएक्टर दिया, दैट इज नोन एज अप्सरा, राइट? देखो, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, रिसर्च का मतलब रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई कैसे एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, है ना, इससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, राइट? तो यहाँ पर देखो, 1954 एशियाज फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया, राइट? और इसके अंदर फ्यूल जो यूज करा, हाई एनरिच्ड यूरेनियम यूज करा गया, लेटर अपग्रेडेड टू एलयू वर्जन, ठीक है, लो एनरिच्ड यूरेनियम, क्योंकि फिर वो देना बंद कर दिया हमको, राइट? तो वहां से आता था एनरिच यूरेनियम और इसको यूज करता था। तो मॉडरेटर इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं अपन, लाइट वाटर भी यूज कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम होता तो मॉडरेटर अपने आप ऑटोमेटिकली D2O हो जाता। समझ में आ रहा है? कूलेंट भी आप लाइट वाटर यूज कर सकते हो। अप्सरा वर्क ऑन द न्यूक्लियर फिशन यूरेनियम फ्यूल undergoes what fission release energy plus neutrons, water slow down neutrons make them effective for the further fission, control chain reaction is maintained। तो पहली पहली बार हमने देखा अच्छा भाई ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है? फिर इसके बाद एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर बना, साइरस, राइट? एक नया रिएक्टर बना है साइरस, राइट? अब साइरस क्या है? साइरस इज अगेन कनाडा विल कम इन द पिक्चर। कनाडा जो होता है, कनाडा इंडिया, राइट? ये साइरस का CI का मतलब कनाडा और इंडिया, राइट? तो यहाँ पर क्या है, कनाडा इंडिया रिएक्टर, और यूएस का मतलब यूएस से D2O आ रहा था हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर देखो साइरस जो है ना, ये क्या होगा, ये एक तरह से नेचुरल यूरेनियम वाला होगा, ठीक है? और नेचुरल यूरेनियम मतलब कि अब नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं, तो आपको कूलेंट मॉडरेटर कौन सा यूज करना पड़ेगा? बताओ। मॉडरेटर आपको D2O यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हमारे पास भाई मॉडरेटर भी नहीं, राइट? हम बिल्कुल कंगाल फकीर आदमी बनकर बैठे हैं। तो हमको तो कोई आकर कुछ दे दे, जितना दे दे उतना हम ले लें। तो साइरस कनाडा आया, उसने कहा कि भाई नेचुरल यूरेनियम से बनाना सिखाऊं तुमको? बोले हाँ भाई सिखा दे। तो नेचुरल यूरेनियम इसके अंदर डाला उसने, ठीक है? प्लस उसने कहा यार D2O चाहिए होगा, कहाँ से लाए कहाँ से लाए? तो यूएसए ने बोला मेरे से ले ले, ठीक है? तो यूएसए ने हमको D2O दिया, ठीक है? इसने हमको नेचुरल यूरेनियम लेकर आया, खुद ही बेचारा रिएक्टर में लगाया और फिर चला के दिखाया, फिर हम सबने ताली बजाई, ये रिएक्टर चल गया ऐसा, राइट? तो हमको एनर्जी बनाने ये सिखा रहे हैं लोग। अच्छा, ये इस तरह से सिखाना चाह रहे हैं हमको कि हम कहीं एनर्जी बनाते बनाते साइड में बॉम्ब बना दिया भाई, ऐसा ना कर दे, ठीक है? तो बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर के अंदर ये कर रहे हैं। और एक प्रोग्राम चलता था पहले, एटम फॉर पीस। एटम फॉर पीस के अंदर ये था कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हम क्या करें, एनर्जी जनरेट करें और पंखा चलाएं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी और पीसफुल पर्पस के लिए यूज करें, एटम फॉर पीस। तो देखो, साइरस वाज सप्लाइड बाय कनाडा इन 1954 but used heavy water deuterium oxide supplied by the United States. Under program Atom for Peace, it was second nuclear reactor to be built in India. Fuel used is the natural uranium. अब natural uranium Cyrus reactor was commissioned on 10th July 1960, built on the collaboration with the Canada, और रिसर्च रिएक्टर है ये, दैट यूज द नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल। और जैसे नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो, तो हैवी वाटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स इनेबल टू सस्टेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इवन विदाउट द एनरिच्ड यूरेनियम। आई होप दिस इज क्लियर। Although it was supplied for the peaceful purpose, but Cyrus later gained strategic importance for us। हमने देखा भाई ये काम की चीज है, इसको सीख लेते हैं अच्छे से, और इसको सीख के फिर हम अपना खुद का बनाने की सोचेंगे आगे चलकर। और आप ये देखेंगे, ये वाला जो साइरस का जो फॉर्मूला था, राइट, यही हमने यूज करा, बिकॉज इट प्रोड्यूस प्लूटोनियम। इससे प्लूटोनियम बना लिया हमने, और प्लूटोनियम से बॉम्ब बना लिया, स्पाइलिंग मुद्दा। ये अभी अपन समझेंगे कैसे बना लिया साहब, ऐसे कैसे इससे प्लूटोनियम कैसे बन जाएगा, ये सब समझेंगे अभी, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका जो चलता था ये वाला जो है, साइरस कैसे वर्क करेगा? साइरस यूरेनियम 235 पे भिड़ेगा, बहुत मुश्किल है ना? यूरेनियम 235 पे भिड़ के, तो ये न्यूट्रॉन ये क्या कर देगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, दैट इज फाइन। पर एक और चीज है ना,
अब यूरेनियम 235 तो बहुत कम है, तो ये जो बाकी का बचा हुआ है, ये यूरेनियम 238 के भिड़ेगा ना, ये साइरस, साइरस के अंदर न्यूट्रॉन। तो बताओ अगर न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के बढ़िया सा बढ़ गया तो व्हाट इट विल प्रोड्यूस, है ना, प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर देगा, इट विल प्रोड्यूस प्लूटोनियम। फिर प्लूटोनियम के अगर न्यूट्रॉन बढ़ गया तो फिर व्हाट इट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स एंड हीट। ये तो फिसाइल है प्लूटोनियम। आर यू गेटिंग दिस? तो इस वाले प्रोग्राम में, इसके अंदर हम एक चीज समझ गए भाई, यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते तो प्लूटोनियम तो बना सकते हैं ना, है ना भैया, प्लूटोनियम बना सकते हैं और प्लूटोनियम से वन बना ले। अब इन भाइयों ने तो अपन को ऐसे दिया था कि भाई छोटे मोटे आदमी हैं, ये क्या करेंगे, इनको एनर्जी वेनर्जी के लिए हम थोड़ा सा इनको क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा एक तरह से पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी बनाना सिखा देते हैं। फिर पूरा अपन अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, कभी भी यूएसए को कुछ कराना होगा तो D2O देना बंद कर देगा, बोलेगा भाई नहीं दे रहा D2O, फिर हम कहेंगे भाई दे दे D2O दे दे, तो ये कहेगा पहले मेरा ये काम कर। तो इनका इन कंट्रीज का तो ये है कि डिपेंडेंसी क्रिएट करना। कनाडा कहेगा कि भाई मैं कभी यूरेनियम, तू D2O दे देना, मैं यूरेनियम देना बंद कर दूंगा, तो इनका कुछ नहीं चलेगा, इनको आता तो कुछ है नहीं, इनकी डिपेंडेंसी हम क्रिएट कर देते हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर। ऐसा इनका दिमाग चलता था पहले, और ये कई बार प्रूफ हो चुका है। और हमारा जो डेवलपमेंट है, हमने इस चीज के अंदर क्या करा, हमने कहा कि भाई ठीक है तुम लगाओ तो सही यहाँ पर। हमें ना रिवर्स इंजीनियरिंग करने में बहुत माहिर है, हमारा दिमाग है ना, कुछ भी करके मतलब, आप मानोगे नहीं, हमने जो इसरो ने जो करा है ना चीजें, राइट, वो आप जब मैं बताऊंगा आपको, जब हम इस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो भाई तिगड़मबाजी करने में बहुत आगे हम, है ना। हमारे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है ना, तिगड़मबाजी करके कुछ ऐसी चीज कर देंगे, इतना सस्ता कुछ बना देंगे कि वो देखते रह जाएंगे, और भाई ऐसा भी होता है। अभी हम कह रहे हैं कि भाई आओ तो सही एक बार हमारे पास, देखे तो सही भाई कैसे चलता है। इनको लग रहा है ये क्या समझेंगे, इन्होंने यूरेनियम 238 से, सॉरी नेचुरल यूरेनियम से इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करके बता, ये देखो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, चलो बेटा पंखा चला लो, इससे ज्यादा तो क्या करो। हमारा दिमाग दूसरी डायरेक्शन में कूद गया, हमने कहा कि भाई इससे तो प्लूटोनियम भी मिल रहा है, और चलो यूरेनियम 235 नहीं कर रहे हैं हम, प्लूटोनियम तो बिल्कुल मस्त है, ये तो फिसाइल है पूरा का पूरा, इससे बॉम्ब बना लेंगे, एनरिच करने की जरूरत नहीं है इसको, और ये फ्री में मिल रहा है हमको। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा था, नेचुरल यूरेनियम, तो एनर्जी तो यूरेनियम 235 से ही प्रोड्यूस हुई, बट इसके साथ साथ हमको साइड प्रोडक्ट में प्लूटोनियम मिल गया। अब दिस इज द वेरी इजी वे टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस द बॉम्ब। हमने इससे स्माइलिंग बुद्धा कर दिया, उनको पता चला, अरे बाप रे, इनका दिमाग कहाँ चल के चला गया। फिर उन्होंने हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया, कनाडा ने, हम नहीं दे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, फिर हमने बनाया खुद का ध्रुव, खुद का बना ले, बोले हम तो अब सीख गए, हम तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बता देंगे, हमें बस यूरेनियम ही तो लाना है कहीं से, नेचुरल यूरेनियम तो कहीं से खरीद लेंगे, ठीक, कजाकिस्तान में खूब बड़ा बड़ा है, वहां से ले आएंगे, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम लेंगे और फिर हम बना लेंगे उसको। तो अब हमको नेचुरल यूरेनियम से बनाना आ गया, ना सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने आ गई, प्लूटोनियम से बॉम्ब भी बनाना आ गया, ये भी हमारे दिमाग पे फिट बैठ गया कैसे बनता है। तो ध्रुव वाज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सही बात है ना। तो कनाडा आज भी सोचता होगा कि यार मैंने इनको कम आंक लिया, और कई कंट्रीज ने हमको, इसरो का तो पहले बहुत मजाक उड़ता था, इसरो को तो कोई कुछ समझता ही नहीं था, पर आज देखो, अगर आप नासा, ठीक है नासा के पास इतनी रिसोर्सेज है भाई, रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज को अगर हम कहते हैं कि भाई रिसोर्सेज के बेसिस पे बात करें, तो इसरो जो है वो टॉप नंबर पर है, और इतनी टॉप नंबर पे है कि 10 साल तक कोई भी एजेंसी इसका करनी, क्योंकि इन्होंने बहुत जुगाड़ लगाए भाई। तो देखो पहले अपना अप्सरा यू एनरिच यूरेनियम वाला था, फिर अप्सरा, फिर जर्लिना, साइरस, ध्रुव, इस तरह से अपन ने अपने प्रोग्राम्स डेवलप करे, राइट। तो ध्रुव जो है इंडिनियस, इट इज ए हाई फ्लक्स रिसर्च रिएक्टर डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। ले भाई, अब तो आ गया ना भाई हमको बनाना, साइरस ने सिखा दिया हमको, एज वेल एज फॉर द रिसर्च इन द न्यूक्लियर साइंस। ध्रुव यूज नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल, हैवी वाटर D2O यूज ही करना पड़ेगा एज मॉडरेटर, एंड लाइट वाटर एज ए कूलेंट, ensuring efficient neutron economy while maintaining thermal regulations. The reactor operate at a high power level compared to the earlier research reactor. अब इसकी ये भी देखो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, अरे वहां पे कनाडा बैठ कर रो रहा है, अरे यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है।
Dhur is fully designed and built by the Indian scientists. लो भाई, reflecting technological maturity in the reactor design and the fuel cell ability capability. उनको लगा कि हम सिर्फ ताली बजाएंगे, हमने भाई सारा रिसर्च इंजीनियरिंग कर दिया इसका कि अच्छा अच्छा ऐसा, ठीक है। तो पूरा का पूरा देख लिया कि अब समझते रहे, उसको कनाडा वालों को लगा कि ये तो ऐसे ही, राइट। और हमने इससे प्लूटोनियम बनते देख लिया, और प्लूटोनियम बनते देख लिया तो हमको मजा आ गया, ठीक है। और फिर 1958 के अंदर हमने कहा कि अब तो भाई हम अपना खुद का बनाएंगे, सॉरी साइरस, बाय बाय टाटा, सी यू। और 1958 के अंदर ही होमी जहांगीर बाबा, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। इतने भयंकर थे ये कि उन्होंने 1958 के अंदर डिसाइड कर लिया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, और पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप करा, ठीक है। और उसको प्रोग्राम को आप देखोगे तो बड़ा ही सही इंटरलिंक्ड प्रोग्राम, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और एक स्टेज दूसरी स्टेज को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जैसे फर्स्ट जो होगी दैट विल कॉम्प्लीमेंट सेकंड, सेकंड विल कॉम्प्लीमेंट थर्ड। और ऐसा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाकर उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया 1958 के अंदर, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो होगा उसको हमको समझना पड़ेगा, 3 स्टेजेस के अंदर होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये स्टेजेस का होती है, ये भी अपन को समझना पड़ेगा। तो चलो 1958 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ द होमी जहांगीर बाबा, इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड अ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिजाइड टू यूटिलाइज लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेज एंड वास्ट थोरियम रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, और थोरियम जो होता है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, पर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। बट उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि भाई हमको ऐसे करना है, फर्स्ट स्टेज में ये करना है, सेकंड स्टेज में ये करना है, थर्ड स्टेज में ये करना है, राइट। बट होमी जहांगीर बाबा को पता था हमारे पास यूरेनियम एनरिच करने की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, तो करना जो है वो नेचुरल यूरेनियम से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर हैज बीन कमर्शियलाइज्ड, द सेकंड स्टेज इज इन फेज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। अभी सेकंड स्टेज हमने पूरी तरह से नहीं करा है, राइट, अभी प्रोटोटाइप ही चल रहे हैं इसके, राइट। एंड थर्ड स्टेज तो अभी इसके अंदर सोचा भी नहीं हमने इसके बारे में कि कैसे करना है। ये जिस दिन हमारा ये वाला डेवलप हो गया ना, तो हमारे पास भैया थोरियम ऐसे भर भर के पड़ा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर अभी तक उनका, होमी जहांगीर बाबा का प्लान देखो आप, वो बंदा उस वक्त सोच लिया कि ऐसा ऐसा हमको करना है, आज तक हम उस चीज को कर नहीं पाए। अगर वो होते तो वो तो कर ही लेते, 5-10 साल के अंदर तो कर ही देते। आज हमको 1958 के अंदर प्रोग्राम बनाया, अभी तक हम फर्स्ट को ही अच्छे से चला पाए, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थीम क्या है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की, कि भाई सीधी सी बात है, हमारे पास एनरिच यूरेनियम नहीं, तो हमें काम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा नेचुरल यूरेनियम से। पर हम एक साइरस के अंदर हम ये सीख गए थे कि नेचुरल यूरेनियम से हमको यूरेनियम 235 चाहिए, तो उससे प्लूटोनियम बनता है, इससे हम कुछ भी बना लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वी हैव ए नेचुरल यूरेनियम। अब इतने बुरी तरह से डर गए ये अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की, यार भाई भारत तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बना लिया, अब ये पता नहीं क्या करेगा, प्लूटोनियम ये बनाना आई है इसने। कनाडा से बोलता है यार तू पागल है, तूने जबरदस्ती साइरस को भेजा उधर, वो तो भाई प्लूटोनियम बनाना सीख गए, अब तो वो बॉम्ब बना ही लेंगे। उनके दिमाग ऐसे चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं अब क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकते अब। तो क्या करें, होमी जहांगीर को मार दो, ठीक है, जो भी इनके साइंटिस्ट है उनको खत्म करते जाओ। और मतलब ऑब्वियसली यार कि मतलब जब उनकी डेथ हुई, ठीक है, होमी जहांगीर बाबा की, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस मतलब पूरा का पूरा शक जो है वो सीआईए पे गया। और कई हमको ऐसे रिपोर्ट्स भी मिले, कई लोग जो सीआईए के एजेंट थे उन्होंने कहा कि भाई इनको मारना जरूरी हो गया था इसलिए हमने मारा, राइट। तो तो वेस्टर्न वर्ल्ड का यही है कि भैया हम डेवलप कर लें सब कुछ, ठीक है, हम पावरफुल रहे हमेशा, कोई और पावरफुल ना हो जाए। अब ईरान के साथ भी तो यही हो रहा है। ईरान तो भाई अब देखो, यूएसए को पता था कि ईरान जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा अपना, तो उसके बाद तो हमसे हमारे बस में अभी नहीं आ रहा वो। आज की डेट में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो उसको मिनट नहीं लगती चलाने में। अब तुम देख रहे हो इन मतलब ईरान के अंदर जो मुस्लिम्स है ना, ठीक है, वो थे ना ऐसे बोलते हैं ना जज्बे वाले कौम, ये है असली पाकिस्तान वाले मुस्लिम नहीं है, समझ में आ रहा है। इनको शहादत जो है ना बचपन से सिखाई जाती है, ठीक है। शिया मुस्लिम्स जो है उनको शहादत, उनको मरने का कुछ, उनका भाई, उनका मिलिट्री लीडर बोल रहा है कि भाई देखो हमारे टॉप लीडरशिप को मार दिया इन्होंने, मेरे को भी मार देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं, कोई तीसरा आएगा बंदा, हम तो पैदा ही शहीद होने के लिए होते हैं। अब ऐसे लोगों को आप कैसे रहोगे, समझ में आ रहा है। तो यूएसए को भी, अब देखो यूएसए अगर आप देखें सबसे बड़ी
पावर, सुपर पावर, तो वो तो वैसे हार गया ना। अभी देख इतना देर तक वो चल रहा है उसका, वैसे हार गया। आज ही मैंने देखा कि कोई सा F-16 या F-35 उन्होंने गिरा दिया। मतलब एक फाइटर जेट गिराना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी यूएसए का। यूएसए जो बोलता है कि मेरा फाइटर जेट तो भैया एक जादुई मशीन है, वो दिखता ही नहीं किसी को, उसको गिरा दिया उन्होंने। तो बात यह है कि अब कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसा नहीं जाएगा कि हमारा दबदबा कम हो। उनको तो यही है कि उन्होंने स्टार्टिंग से कॉलोनियल पावर बने हुए होंगे ना। ब्रिटेन तब कॉलोनी पावर जब था, राइट, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब का कंट्रीज हो गया। इसने तो चलो मॉन्रो डॉक्ट्रिन फॉलो कर ली थी, यूएसए ने तो इतना कॉलोनिस्ट नहीं बनाए, राइट। तो उसके बाद आप देखेंगे तो अभी भी जब उन्होंने हमको आजाद कर दिया ना, तो भी वो कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल कर ही रहे हैं। उनको, उनका दिमाग है ना 100 साल आगे का चलता है, राइट। उन्होंने सोचा कि भाई अगर इन सबको अगर मैं यूनाइट करके चला जाऊंगा ना, ब्रिटेन ने सोचा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एशियन पावर विल बिकम वेरी डेवलप्ड, है ना। और जो एशियन के अंदर जो चाइनीज वाले हैं, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप सोच कर देखो, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये चार कंट्रीज अगर मान लो भयंकर दोस्त होते कट्टर, तो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप कर पाता क्या? खुद ही सोच कर देखो। तो उन्होंने जानबूझ के इधर मैकमोहन लाइन कर दी, इंडिया इधर लड़ता रहेगा, इधर अपना एलओसी करवा दिया, राइट। तो वो लड़ते रहेंगे, इधर कश्मीर वाला इशू हो गया, राइट। तो ऐसे लड़ा के चले गए सबको, ऐसी लड़ाइयां करा दी जो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो। तो जो छोड़ के गए, और ऐसा एशिया के अंदर ही नहीं करा उन्होंने, अफ्रीका के अंदर भी जब छोड़ के गए तो ऐसे ही छोड़ के गए। अफ्रीका भी सुलगता रहा, ये सेंट्रल एशिया जो है, मिडिल ईस्ट जो है, उसके अंदर भी यही करके गए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कुर्दिस्तान मूवमेंट चल रहा है वहां पर, राइट। तो ऐसे मिडिल ईस्ट को भी पूरा करके गए, बर्बाद करके गए। तो हर कोई लड़ता रहता है और ये अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, इनका यही काम। खैर, अब हमारा पहली स्टेज में देखो नेचुरल यूरेनियम यूज हो रहा है, ठीक है ना। नेचुरल यूरेनियम यूज हो रहा है जिससे 235 से हम एनर्जी बनाते हैं। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और है ना प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ये अपन इसके अंदर देखेंगे, ये रिएक्टर्स के अंदर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर जो है ना एलपीसीआईएल, एलपीसीआईएल क्या है, भाविनी क्या है, ये अपन अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। अब आप यहाँ पर देखो दूसरे के अंदर जो फ्यूल यूज कर रहा है वो प्लूटोनियम यूज कर रहा है। इसको बोल रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसका नाम क्यों है ये भी अपन समझेंगे। और तीसरे के अंदर जो फ्यूल यूज कर रहा है वो यूरेनियम 233 यूज कर रहा है, थोरियम से यूरेनियम बनाने का प्रोसेस जो है, ठीक है। तो एक एक स्टेज को पढ़ते हैं और समझते हैं हाउ इट इज इंटरलिंक्ड। चलो, तो फर्स्ट स्टेज अपन इसके अंदर देखते हैं। तो 1962 में इंडिया और यूएसए का एक एग्रीमेंट होता है साइन, जिसके अंदर कहते हैं कि भैया हमको है ना बॉइलिंग रिएक्टर्स चाहिए। अब यूएसए देख रहा है इंडिया की तरफ कि यार हमको रिएक्टर्स लगाने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया इज ए गुड मार्केट फॉर इट। इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है, इसके अंदर बहुत पैसा हमको मिलेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर आ जाते हैं यहाँ पर। तो भारत ने यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया विद द हेल्प ऑफ यूएसए, तारापुर के अंदर, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर। अब यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, उनको कहीं भी मार्केट दिखेगा तो वो कूदेंगे, राइट। और इन 1962 एन एग्रीमेंट वाज साइंड and between the India and the USA. Under that, General Electrics agreed to supply two boiling reactors. Both of them were installed in Tarapura, with each with capacity of 200 megawatt. ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कंडीशन इम्पोज बाय द यूएसए इज दैट एनी न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारी कंपनी जो कि ना वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी इसके लिए, राइट। तो कोर आइडिया क्या था इसके अंदर, यूज नेचुरल यूरेनियम इन प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा क्या है, टू प्रोड्यूस प्लूटोनियम। प्लूटोनियम तो बन ही जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया ने इसके अंदर क्या करा, इंडिया को ये था कि यूज नेचुरल यूरेनियम। इंडिया का आइडिया तो ये है कि पहली स्टेज के अंदर इंडिया का आइडिया ये है, यूज नेचुरल यूरेनियम इन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया के दिमाग में तो ये चल रहा है। और यहाँ पर हमको जो स्टार्टिंग में 1962 में एग्रीमेंट हुआ है, राइट, इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि हम आपको एनरिच यूरेनियम भी हम ही देंगे, और आपको एक तरह से हम रिएक्टर बना के दे देंगे। तो दो बॉइलिंग रिएक्टर यहाँ पर बनते हैं। पर बॉइलिंग रिएक्टर जो होगा दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय इंडिया इंडिजीनियसली, बिकॉज इंडिया नीड्स एनरिच यूरेनियम, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले की भूमिका हम समझ। फर्स्ट स्टेज से पहले की भूमिका क्या है, 1962 के अंदर इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें यूएसए बोलता है कि हम आपको एनरिच यूरेनियम देकर, फ्यूल देकर हम क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। इनको क्या मजा आएगा, यूएसए को ये मजा आएगा
कि हमारे यहाँ पे रिएक्टर्स लगाए तो बहुत सारा पैसा हमको देना पड़ेगा, प्लस हर वक्त एनरिच यूरेनियम लेंगे हम इससे, तो इसको हमको बहुत सारा पैसा वैसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि एनरिच यूरेनियम हम तो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये समझ गए कि भैया देखो, ऐसे तो हमारा काम नहीं चल सकता, इनको यूज करके, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स को यूज करके तो हमारा काम नहीं चल सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद का बनाना पड़ेगा। अब खुद के बनाने के लिए हमको यूरेनियम कौन सा यूज करना पड़ेगा, नेचुरल यूरेनियम। अच्छा, यूएसए ऐसे भी कह के गया हमसे कि भाई अगर मान लो कोई फटवट जाता है ना, ये न्यूक्लियर भट्टी हमारी फट गई और न्यूक्लियर इमिजन हो गया, तो इसकी जिम्मेदार तुम ही हो, हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं। तो हमारे लिए सेफ भी नहीं था। तो हमने सोचा यार हमें खुद को करना पड़ेगा। हम साइरस से सीख ही चुके हैं, नेचुरल यूरेनियम लेकर आते हैं हम, और नेचुरल यूरेनियम के साथ हम क्या करते हैं, हम अपने काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेंगे, यूरेनियम 235 विल गिव अस द इलेक्ट्रिसिटी। प्लस इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम इस तरह से आगे अपना प्लूटोनियम भी बना लेंगे, राइट। अब देखो, ये हमारा कोर आइडिया था। तो इन 1965 इंडिया एंड कनाडा साइंड एन एग्रीमेंट अंडर द एटॉमिक एनर्जी कनाडा लिमिटेड, ठीक है, सप्लाइड प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर which uses heavy water as a moderator and coolant and which is circulated under the increased pressure to minimize the vaporization. The fuel is used as a natural uranium. तो हमको नेचुरल यूरेनियम में फिर हमको वापस कनाडा की याद आई। कनाडा के पास गए और कनाडा से कहा कि भाई हमारे यहाँ पर तुम आओ। अब कनाडा भी आ जाएगा बिकॉज उसको भी पैसा चाहिए, तो ये यहाँ पर अपने एक तरह से रिएक्टर्स लेकर आए। ठीक है, इसने रिएक्टर लगा दिया। अब इस रिएक्टर के अंदर क्या है, हैवी वाटर अपन को यूज करना है। अब हैवी वाटर क्या होता है, जैसे ही देखो फास्ट न्यूट्रॉन होगा, उसको अगर आप भिड़ाओगे तो वो स्लो होगा, और स्लो होगा तो यहाँ पर बहुत सारी, अगर आप देखेंगे, हीट जनरेट होगी, है ना। और कोर के अंदर अगर आप देखोगे तो वैसे भी हीट तो जनरेट होगी ना, जो भी कोर होगा उसके अंदर हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होगी तो ये जो हैवी वाटर है तो ये वाटर ही, ये वेपोराइज होगा कि नहीं हो जाएगा। भाई इतनी हीट के अंदर हैवी वाटर कैसे वर्क कर पाएगा, समझ में आ रहा है आपको। इतनी हीट के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, राइट, इसका काम ही हीट प्रोड्यूस करना हो रहा है। इतनी हीट पे ये तो पानी जो है, हैवी वाटर जो है, वो तो फुस होगा, ऊपर चला जाएगा हवा में, राइट। तो इन ऑर्डर कि ये वेपोराइज ना हो, हमें इसको चारों तरफ से दबा कर रखना पड़ेगा कि भाई तू वेपोराइज मत हो। अब आप समझो वेपोराइज होने का मतलब क्या होता है। जैसे ये है लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाटर, वेपोराइज होने का मतलब क्या होगा, वेपोराइज होने का मतलब ये होता है कि दूर दूर चल जाए, यही तो होता है वेपोराइज, गैस बन जाए, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड है, ये गैस। आई होप दिस इज क्लियर। बट किसी तरह से हम इसको चारों तरफ से प्रेशर दें कि नहीं नहीं भाई, तुझे हम वेपोराइज नहीं होने, तो ये पास पास आके वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे सिलेंडरों में, अपने जो सिलेंडर्स के अंदर गैस भरी होती है वैसे भरी होती है ना, गैस को चारों तरफ प्रेशराइज करके अपन उसको प्रेशर करके उसको लिक्विड, उसको हिला के देखो, सिलेंडर सिलेंडर को तुम हिलाकर देखो, उसमें लिक्विड की आवाज आएगी, पर जैसे ही तुम उसको स्टार्ट कर दो तो उसमें से गैस निकलती है। ऐसा कैसे, क्योंकि सर उसको हमने प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर रख रखा है, राइट। प्रेशराइज मतलब इस तरह से। तो हैवी वाटर भी, अगर मान लो हैवी वाटर वेपराइज होने लगा तो उसको प्रेशर दे दो तो वो वापस ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर अपन यूज कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर इज a type of the nuclear reactor used widely in India where natural uranium is used as a fuel and heavy water D2O act as a moderator and the coolant. It is working uranium 235 undergo fission and release energy. Uranium 235 energy release करेगा with fast neutrons. Along with fast neutrons, these neutrons are slowed down by the heavy water so that they can effectively sustain the control reaction. The heat absorbed or produced, sorry, during the fission is absorbed by the heavy water circulating through the pressure tubes, और ये कूलेंट की तरह काम करेंगे, ये ले जाकर इलेक्ट्रिसिटी जहां पर जनरेट हो रही है वहां पर ये भेज देंगे, राइट। कुछ इस तरह से देखो, आप लो प्रेशर में तो दूर दूर रहेंगे, और हाई प्रेशर कर दोगे तो पास पास आ गया। तो ये तो पास पास लिक्विड जो होता है वो पास पास होता है, राइट, मॉलिक्यूल्स। इट इज कॉल्ड द प्रेशराइज्ड बिकॉज द हेवी वाटर यूज्ड एज अ कूलेंट इज केप्ट अंडर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, व्हिच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द बॉइलिंग इवन एट द हाई टेम्परेचर, अलाउइंग इट टू द एफिशिएंटली कैरी द हीट, है ना। तो ये कूलेंट को वेपराइज ना हो जाए, भाई कूलेंट हमारा वेपराइज ना हो जाए, इसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके अंदर एक तो चीज हमको समझ में आ गई, यूरेनियम 238 तो हमको एनर्जी दे देगा। दूसरा, यूरेनियम 238 को अपन यूज कर रहे हैं तो दैट विल क्रिएट अ प्लूटोनियम फॉर अस। ठीक है,
प्लूटोनियम हमको ये दे देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये जब प्लूटोनियम हमको दे देगा तो प्लूटोनियम से अब हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट। चलो, तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे, फिर हमने क्या है, प्लूटोनियम मिलते हैं, हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कर दिया, और आफ्टर इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएसए विड्रॉ द न्यूक्लियर कॉपरेशन इंक्लूडिंग स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ द रिएक्टर इन द हेवी वाटर। दिस डिस्ट्रप्शन फोर्स इंडिया टू डेवलप कंप्लीट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एज ए रिजल्ट इंडिया मास्टर द डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ऑन इट्स ओन, मेकिंग देम द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने ये वाली चीज डेवलप कर दी, ये आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये लोग आए और फिर अपन को ये सब कुछ करा, तो इसके बाद हमने जब बॉम्ब बना दिया, स्माइलिंग बुद्धा कर दिया, तो ये लोग डर गए। टुडे इंडिया हैज टोटल 24 nuclear power reactors, of which 22 are operational, and among them operational reactors, the majority, about 19, are pressurized heavy water. This reflects India's strategic choice of pressurized heavy water technology because it can be it can use natural uranium and domestically produce heavy water, right, ensuring energy security and technology self-reliance। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ऐसा हमने देखा कि हमारा पहला स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और पहले स्टेज के अंदर हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी यूरेनियम 235 से, और यूरेनियम 238 से हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, बताओ, कहाँ प्रोड्यूस कर दिया यूरेनियम 238 से, प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम को हम फ्यूल में यूज करेंगे एज ए सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में हमने देखा हम किसको यूज करेंगे, प्लूटोनियम को। ये देखो प्लूटोनियम 230, ये कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला। तो ये वाले जो रिएक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो रिएक्टर्स हैं जो एनपीसीआईएल चला रहा है, ठीक है, ये जो रिएक्टर्स बना रहा है एनपीसीएल, ये दो काम कर रहे हैं, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरी स्टेज के लिए रॉ मटेरियल प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लूटोनियम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा प्लूटोनियम भी इकट्ठा हो रहा है, साथ साथ एनर्जी के साथ साथ प्लूटोनियम निकल रहा है। इस प्लूटोनियम को हम यूज करेंगे और बहुत स्टाइल से यूज करेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, रिएक्टर बनाएंगे दैट इज नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। देखो, आपने सुना होगा कि भाई कभी भी कोई भी चीज अगर आपको इनपुट देते हो आप, जैसे मान लो आपने 100 इनपुट दिया, ठीक है, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, बताओ, 100 से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, है ना। एनर्जी दे रहे हो आप 100, ज्यादा से ज्यादा 100% एफिशिएंसी हो सकती है, तो 100 का 100 मिल जाए एनर्जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे माना आपने आपने कुछ एनर्जी वोल्टेज दी, तो रेजिस्टेंस होता है बहुत सारा वायर के अंदर, तो रेजिस्टेंस होके यहाँ पे 100 दी, तो यहाँ पे 50 आपको मिलेगी, राइट। जनरली ऐसा ही होता है ना, हम इनपुट देते हैं, इनपुट से कम एनर्जी हमको मिलती है, 100 हमने दी तो आपको मान लो 50 मिल गई, राइट। पर क्या आप कभी ऐसे सोच सकते हैं कि आप 100 इनपुट दे रहे हैं, रॉ मटेरियल 100 डाल रहे हैं, और उससे ये 120 प्रोड्यूस हो रहा है, एफिशिएंसी तोड़ डाली सर इसने तो एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप दे रहे हैं 100 और आपको मिल रहा है 120 एनर्जी वाली चीज। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक तरह से क्या है, थीम है, इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। आप इनपुट दे रहे हो भाई 100, निकल रहा है 120, अरे बाप रे सर, ये कैसे बना दिया इन्होंने। और ये भाई 1958 के अंदर ही सोच के चले गए भाई होमी जहांगीर बाबा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये हमको इसके अंदर समझना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्लूटोनियम 239, है ना, ये हमें मिलता है प्लूटोनियम 39। अब हमको पता है प्लूटोनियम 239 ऐसे करके एनर्जी हमको दे देगा, राइट, एनर्जी दे देगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, राइट, बहुत सारे। बट अगर इस प्लूटोनियम 239 के चारों तरफ हम यूरेनियम 238 लगा दें, ठीक है, वो बड़ा भाई जो कोई काम का नहीं, ठीक है, इसके चारों तरफ हम यूरेनियम 238 लगा दें, अब प्लूटोनियम में से निकले 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन हीट जनरेट करने का काम आ गया, और बाकी के 2 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसके बढ़ा दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सभी बच्चे बताएं। अगेन प्लूटोनियम मिल जाएगा, मतलब प्लूटोनियम को यूज करके हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया और हमें प्लूटोनियम वापस भी मिल गया, उस प्लूटोनियम से हम और एनर्जी यूज कर देंगे। मतलब हमारे पास मान लो 100 प्लूटोनियम था, पर इसके भिड़ा भिड़ा के हमने 100 की जगह 150 प्लूटोनियम बना लिया, हमने यूज करा 100 प्लूटोनियम, और हमको 150 प्लूटोनियम का एनर्जी हमको मिल जाएगा इससे। ये भाई जो होगा यूरेनियम 238 के बढ़ेंगे जब न्यूट्रॉन, तो ये ऐसे रिएक्शन देगा ना कुछ,
न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 पे भिड़े तो प्लूटोनियम 239। लो भाई, इधर ये कंज्यूम हो रहा है, इधर ये प्रोड्यूस हो रहा है। कर दिया ना काम बढ़िया वाला। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सर मजा आ गया, ये तो क्या दिमाग लगाया। अरे लॉ वायलेट नहीं कर रहा, प्लूटोनियम ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये 100 की जगह 100 हमने दिया प्लूटोनियम, और 150 प्लूटोनियम और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा है, उससे एनर्जी मिल रही है। 100 से वो नहीं आ रहा, ये 50 और हमने प्रोड्यूस कर दिया ना, ये प्रोड्यूस कर दिया ना हमने फ्री का, उससे आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ये मतलब आपने यूज तो आपने जो यूज करा वो 100 प्लूटोनियम, वो तो आपने बना दिया ना, दिमाग लगाकर बना दिया दूसरा प्लूटोनियम, उससे एनर्जी मिल जाएगी। है ना भाई, तगड़ा ही दिमाग लगाया सर। ये सर ये बहुत तगड़ा दिमाग लगाया ये, मतलब हमको मजा आ गया इसके अंदर। हमारे पास प्लूटोनियम 239 था, वो भी पहले वाले से मिल गया। देखो भाई एनर्जी की एफिशिएंसी देखो, पहले से हमने क्या करा, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी और साइड में प्लूटोनियम निकाल दिया, साइड मटेरियल। इस प्लूटोनियम को हमने यूज करा और इसके चारों तरफ हमने इस तरह से यूरेनियम लगा दिया। अब यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होकर ये तो एनर्जी प्रोड्यूस कर ही रहा है, और जो एक्स्ट्रा वो घूम रहे हैं न्यूट्रॉन, उसको हम यूरेनियम के बिठा रहे हैं। कंट्रोलिंग रॉड्स की भी जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो बढ़िया है। भिड़ो आराम से, भिड़ भिड़ के प्लूटोनियम बनाओ। इस प्लूटोनियम को फिर हम यूज कर लेंगे। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? अच्छा नीतीश आप म्यूट कर लो एक बार। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ये तो बढ़िया काम हो गया, मतलब आपके पास क्वेश्चन, अब आप कोई भी क्वेश्चन देख लो इंक्लूडिंग, अगर आप ये देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इसके ऊपर, राइट, सब एग्जाम में देख लेना, आपको फास्ट ब्रेडर रिएक्टर पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि आप निकाल डाल तो आप 100 प्लूटोनियम रहे और उसके अंदर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। ठीक है। अब यूरेनियम 238 के कोई दिक्कत नहीं है, यूरेनियम 238 के फास्ट भी बढ़ेगा तो कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बढ़ता भी फास्ट है। इसको स्लो करने के लिए हमको मॉडरेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यूरेनियम 238 के तो यूरेनियम 238 ही है ना इधर। अब किसके बढ़ेगा? यूरेनियम 238 के बढ़ेगा, उसको हमको स्लो करने की जरूरत थी। तो दैट्स व्हाई आल्सो इट इज नोन एज फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर is a type of nuclear reactor that operates using fast neutrons. ठीक है, that is neutrons not slowed down by moderator and is designed to produce more fissile material than it consume. जितना कंज्यूम कर रहा था प्लूटोनियम उससे ज्यादा तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर दिया। पर भाई साहब अभी तक हम इस चीज को कर नहीं पाए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सेकंड स्टेज अभी ऑपरेशनल नहीं है, है ना। अभी 2024 के अंदर हमने प्रोटोटाइप इसका बनाने की कोशिश करी है। तो अनलाइक कन्वेंशनल थर्मल रिएक्टर्स, ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज फ्यूल सच एज प्लूटोनियम एंड इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ द फर्टाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238। अच्छा एक और चीज आप समझो भाई, एक और गजब की चीज, थर्ड स्टेज भी बन रही है, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज भी रिलेट कर सकते हो आप। कैसे? इसके चारों तरफ, प्लूटोनियम के चारों तरफ यूरेनियम की जगह थोरियम लगा दो, थोरियम 232। तो ये न्यूट्रॉन भिड़ के क्या दे देगा आपको, बताओ। यहाँ पे थोरियम लिख दूं मैं 232, तो कहाँ मिल जाएगा हमें? यूरेनियम 233। और यूरेनियम 233 इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द थर्ड स्टेज। आम के आम गुठलियों के दाम, यूरेनियम 233 यूज हो रहा है, तो सेकंड से हमको यूरेनियम 233 भी मिल सकता है। प्लूटोनियम की चारों तरफ आप देखो थोरियम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है और थोरियम 232। प्लूटोनियम चाहिए तो यूरेनियम लगा दो, थोरियम चाहिए, थोरियम से आप यूरेनियम 233 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यूरेनियम 233 इज फिसाइल। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया हमारे, यूरेनियम 233 ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया। इसको एनरिच वेनरिच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनरिच दिए 100% यूरेनियम 233। तो भाई अगर ये प्रोग्राम चल जाए ना अपना, तो अपन को एनर्जी की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो व्हेन फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्ट्स विद दिस फर्टाइल मटेरियल्स, दिस आर कन्वर्टेड टू द फिसाइल। फर्टाइल के लिए फास्ट की जरूरत होती है, दे देयर बाय ब्रीडिंग न्यू फ्यूल्स, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम 233। दिस सिग्निफिकेंटली एनहांसेस फ्यूल एफिशिएंसी एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप यहाँ पर देखो
पहली स्टेज से हमको क्या मिला? प्लूटोनियम। और एनर्जी तो मिली गई, ठीक है, वो तो ठीक है, एनर्जी तो कम, प्लूटोनियम ज्यादा काम का लग रहा है सब। दूसरी स्टेज के अंदर हमने प्लूटोनियम को यूज कर लिया, इससे हमको क्या मिला? और प्लूटोनियम। या फिर तीसरी स्टेज के लिए यूरेनियम 233। लो भैया, हो गया काम। तीनों स्टेज इंटरलिंक्ड हो गई, ये वाली स्टेज इस तरह से इंटरलिंक्ड हो गई। तो ये काम की बात है। एफबीआर टिपिकली यूजेस लिक्विड सोडियम एज कूलेंट बिकॉज इट डज नॉट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन एंड हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज, ऑल्दो इट पोजेस चैलेंजेस ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, राइट। तो इस तरह से अपन इसके अंदर यूज करते हैं। They produce more fuel than they consume. For the second stage, the fuel is plutonium 239 obtained from the uranium 238 of the first stage. ठीक है, for every kilogram fuel is used, there is a production of 1.2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पे 1.2 किलोग्राम तो प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूल। जितना आप यूज नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो प्रोड्यूस करते रहो। लिक्विड सोडियम इज यूज एज कूलेंट, मॉडरेटर की रिक्वायर्ड नहीं है, स्लो डाउन करना नहीं है, एज नोन एज लाइट मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको भाविनी कर रही है, इसको एनपीसीआईएल कर रही है, और ये अभी तक हुआ नहीं है। दिक्कत ये है। अब यहाँ पर तो आपको पता है यूरेनियम 233 को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये रिएक्टर बना सकते हैं। तो न्यूट्रॉन यूरेनियम थोरियम 232 के ऊपर भिड़ेगा, जब यूरेनियम 232 में 233 मिल जाएगा, ये अपने आप में फिसाइल है। लो भाई, ये ले लो, ये लो, ले लो थोरियम ले लो, ठीक है, विल गिव यूरेनियम 233। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो थर्ड स्टेज ऐसे ही चल जाएगी। These reactors are capable of transforming thorium 232 into 233, which is fuel for the third stage. ठीक है, इतनी क्लियरिटी में पढ़ लोगे तो फिर कहां से क्या पूछेगा फिर वो। आपने अभी तक इसको, हो सकता है आपने पढ़ा हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत जगह से पढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, बट अभी तक समझ में नहीं आया था फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये क्या है, आपस में कैसे लिंक है भैया, क्या चल क्या रहा है, राइट। अब पूरा क्लियर है। फिसाइल फर्टाइल ही नहीं पता था तुम्हें भी, तो फिसाइल फर्टाइल नहीं पढ़ रहा होगा तो फिर कैसे होगा? आइसोटॉप, पहले आइसोटॉप। अब देखो कैसे अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने का तरीका देख लो, पहले चैप्टर से समझ लो। पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, पहले एटम, फिर आइसोटॉप, फिर आइसोटॉप के अंदर फिर यूरेनियम वाला, फिर मैंने बताया कौन अच्छा कौन बुरा, फर्टाइल फिसाइल क्या होता है, और इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं इस चीज को आपको थोड़ा भी हार्ड कर देता ना तो आपके दिमाग में नहीं घुसता। आप बिल्कुल क्लियरिटी में, और हर बच्चा, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी बच्चा बैठा हो ना उसको क्लियर ही होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें डरना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भाई। अब तुमसे कुछ भी पूछ लो इसके अंदर तुम बता दोगे टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, राइट। इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व है, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन तो भैया हमारे पास एनर्जी एनर्जी हमें कोई मतलब ही नहीं है फिर तो दुनियादारी से। ठीक है, फिर तो हम अपना आराम से एनर्जी यूज करेंगे, राइट। पर ये होना भी जरूरी है, ठीक है, बोलने से नहीं होता, मुंह चलाने से करना पड़ेगा कुछ। चलो नाइन्थ वाला यूज करो, नाइन्थ वाला सॉल्व करो। थोरियम की अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं, ना ही फ्यूजन की टेक्नोलॉजी अभी तक बन पाई है। फिशन का तो ठीक है, ये वाला एनरिच और ये सब चीजें चल रहा है। एक फ्यूजन भी है, न्यूक्लियर फ्यूजन की, फ्यूज करके, फिशन में तो तोड़ के कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर फ्यूज करके कर। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा था इसमें क्या रखा है ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आ गया भाई। The first stage primarily aims at generating electricity while producing plutonium 239 as a byproduct, right? That is correct. Second stage involves the use of the fast breeder reactor that utilize uranium 232 directly as fuel. No, third होगा इसके third stage uranium 233 derived from the uranium thorium 232 in the thermal breeder reactor. ठीक है, तो first and third will be the correct answer. ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फिसाइल की जगह फर्टाइल लिख देता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। 11वां करें। आज शीट भी डाल दूंगा मैं ना, शीट डल जाएगी आज। 11th का बी विल बी द करेक्ट आंसर।
टेस्ट की प्रिपरेशन करना, कल टेस्ट होगा आपका, कल की क्लास का मैं आपको रात तक बता पाऊंगा ना, 12 बजे। यूरेनियम 238 इज डायरेक्टली यूज एज ए फिसाइल मटेरियल। फिसाइल तो नहीं है भाई ये, फर्टाइल है ये तो फर्स्ट इज रॉन्ग। यूज तो कर रहे हैं पर यहाँ पे फिसाइल लिख दिया था, तो फर्स्ट रॉन्ग है।